कैरी ओवर किया है। तो रिफ्लेक्शंस कैरी ओवर किया है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं 14 तारीख, चूंकि चुनाव 14 तारीख को संपन्न हुआ है, वहां पे जरा आप लेकर आइए कि उत्तराखंड में एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। ये देखिए आंकड़े ऊपर हैं, 40 से 46 सीटें, 40 to 46 सीट्स कांग्रेस पार्टी को, 20 से 28 सीट बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीट। ये आंकड़े हैं उत्तराखंड के। गणेश जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगा। उत्तराखंड के आंकड़े एग्जिट पोल, ये एग्जिट पोल 40 से 46 सीटें बता रही हैं। जो पहले अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब चुनाव हुआ था तो ऐसे ही कहा जा रहा था 41 सीटें, कोई 48, कोई 46 कह रहा था। हमारा रिफ्लेक्शन भी वही दिख रहा है, लेकिन पिछले 5 दिनों का आप बता रहे हैं कि वहां पर आईबी और बाकी जो रिपोर्ट्स हो सकती हैं ऐसी वैसी हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पे देखिए, एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, ये एक अनुमानित आंकड़े होते हैं, लोगों से बात विचार के बाद में आंकड़े आते हैं। अब सही रिजल्ट जो है वो तो आएगा आप जानते हैं कि 10 तारीख को, लेकिन उससे पहले ये जो आंकड़े हैं इस आधार पर अब क्या कहेंगे आप? जी, मैं इसी को मैं अपनी बात बता रहा था कि अब जो 4-5 दिन का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में 2-3 चीजें और हुई हैं। जो पोस्टल बैलेट को लेके कांग्रेस पीसीसी प्रमुख गोदयाल जी ने भी सवाल उठाए हैं और हरीश रावत जी ने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे सवाल उठाए हैं। असल में यहाँ पे रुद्रपुर में एक पीएससी का मुख्यालय है और उसमें पीएससी की 2 कंपनियां हैं। उसमें जो लालकुआं के लोग सर्विस करते हैं, वो जो लालकुआं के मतदाता हैं, उनका उनको अभी तक पोस्टल बैलेट नहीं मिला है और कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं। और डीडीहाट में एक फौजी वाला वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें वो कह रहा है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है और आप जो है इसमें बीजेपी के पक्ष में ठप्पा लगा दीजिए या दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। तो उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा मुखर हुई है। वो मैं जो बता रहा हूँ कि मतलब ये जो मतलब 4-5 दिन का घटनाक्रम है और जब चूंकि ईवीएम बहुत सख्त पहरे में है और लेकिन इस देश में पिछले 1 दशक में या 6-7 साल के भीतर या 8-9 साल के भीतर मतलब कुछ चीजें असंभव नहीं हो सकती हैं कि मतलब कुछ चीजें असंभव नहीं है। असंभव अगर नहीं भी है तो लोगों में एक डाउट तो क्रिएट हो ही रहा है। ईवीएम को लेके पहले भी सवाल उठे हैं, अब भी शायद इस इलेक्शन के बाद भी सवाल उठेंगे। पोस्टल बैलेट को लेके तो सवाल उठ गए हैं। अब जहां तक हमारा एग्जिट पोल है, आज का जो एग्जिट पोल है, ये बिल्कुल एक कंप्लीट मेजोरिटी की ओर कांग्रेस दिखाई दे रही है और हमें भी यही उम्मीद है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस 40 से 45 और 40 से 46 के सीट में वो ला सकती है और बीजेपी वाले भी ये कर रहे हैं। पाठक जी का कांटेक्ट हमारे से टूट गया है, लेकिन जयशंकर गुप्त जी, इन आंकड़ों को देख करके, उत्तराखंड के आंकड़ों को देख करके आप क्या कहेंगे? जो फीडबैक भी हम लोगों को मिल रहा था उसमें यही लग रहा था कि उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में कांग्रेस सरकार बना सकती है। सीटें कितनी आती हैं ये देखने की बात हो सकती है और मुझे लगता है कि हमारा जो एग्जिट पोल का रुझान है वो भी हमारी बात की तायद ही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यही इसी के आसपास रहना चाहिए, 40 से 50 के बीच में, कुछ 45 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिलना चाहिए और 22-23 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। 20 से 25 कह सकते हैं, थोड़ा अपर हैंड ऊपर हो गया है, लेकिन हाँ काफ़ी सटीक है हमारा लगता है। जी ओम प्रकाश जी, इन आंकड़ों को आप भी देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? जी, ये मैं शंकर जी से सहमत हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण, जैसे गणेश जी कह रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने का, बनाने का जो है, वो पिछले चुनाव में कई प्रदेशों में जो है जनता ने देख लिया था, मणिपुर में, गोवा में और कई स्टेटों में, जहां पर 2-3 सीटों का फर्क रह गया था, कांग्रेस नहीं मेजॉरिटी में पहुंच पाई थी, वहां पर मोदी और शाह ने गेम खेला था। तो उसका भी जबरदस्त रिएक्शन जनता में रहा कि हमने जो मैंडेट दिया था, हमने जो निर्णय दिया था, उसको मैनिपुलेट कर लिया गया है। तो इस बार वो बहुत ही सजगता के साथ जो है स्पष्ट बहुमत देने जा रही है, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन सारी जगहों पर, यूपी भी जो भी चुनाव हो रहे हैं, पंजाब का भी। तो ये जो आपका एग्जिट पोल है, मैं इससे सहमत हूं, मेरा भी यही गणित था। बस इसमें मुझको बीजेपी जो है 3-4 सीटें ज्यादा दिखाई पड़ रही, बाकी तो सब ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जो अदर्स हैं, जो जोड़ तोड़ होगी भी
तो अदर्स में होती है और जो निर्दल होते हैं उनकी उनमें होती है, तो उनकी संख्या बहुत कम है जो है। और उससे भी मुझको लगता है कि ये जोड़ तोड़ का खेल इनका चलेगा नहीं और चारों प्रदेश में जो है और कांग्रेस जो है स्पष्ट बहुमत से सरकार बना लेगी। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से, चारों तो अभी नहीं हम आपके सामने है, लेकिन हाँ जो है उत्तराखंड में अभी यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक एक टिप्पणी और हमारे तमाम साथियों से चाहेंगे। सबसे पहले पुष्परंजन जी, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? देखिए, आंकड़ों का खेल तो चलता रहता है। अब हम थोड़ा जमीनी आंकड़ों पे आ जाएं। 2012 में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा फासला नहीं था। कांग्रेस को जो चुनाव परिणाम आया था 2012 में 32 और बीजेपी को 31, और फिर 2017 में जब एग्जिट पोल आया था, एक को छोड़ के बाकी सारे एग्जिट पोल एक तरफा थे। एक कौन नहीं बताना चाहूँगा इसमें, चूँकि बहुत लोगों का अपना इन्वॉल्व रहता है उसमें, इंटरेस्ट भी। 2017 में जो परिणाम आए थे उसमें 57 बीजेपी को आए थे और कांग्रेस को 11 और निर्दलीय केवल 2। इस बार कांग्रेस ने जो मास्टर कार्ड खेला है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग क्यों कांग्रेस की तरफ बढ़े हैं या पहाड़ के लोग क्यों आकर्षित हुए हैं, उस मास्टर कार्ड के पीछे है गैस की कीमत। गैस सिलेंडर की कीमत कांग्रेस ने अपना कैपिंग कर दिया अपने वायदे में कि 500 रुपये से अधिक बढ़ने नहीं देंगे। यानी 500 रुपये के बाद का जो भी देना पड़ेगा वो सरकार देगी, सरकार उसकी सब्सिडी देगी। ये बहुत बड़ा वायदा था, बहुत बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक था जिसे ज़मीन पे भुनाया है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो इसका गैस की कीमत का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। राजीव जी 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 बिल्कुल। और शिविंदर जी, आप भी फॉलो तो कर ही रहे हैं उत्तराखंड को भी, क्या कहेंगे? आपके पास क्या खबरें हैं और एग्जिट पोल जो देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखो, एक बात तो साफ ही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। हालांकि आखिरी दिनों में बीजेपी ने कोशिश की कि कुछ सेंसिटिव मुद्दे उभारने की कोशिश की, पोलराइज करने की, फिर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। अब वो देखना होगा कि वो फिर ध्रुवीकरण कितना कामयाब होता है उनका, क्या वो थोड़ा मार्जिन कांग्रेस की जीत का मार्जिन कम कर सकता है कि नहीं। बाकी यहाँ जो मेन मुद्दे हैं वो काफी गायब रहे। जैसे पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो इस समय मैंने जब उत्तराखंड के मैं अखबारों को देख रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। हालांकि जितनी भी कुदरती आपदाएं आई उनमें वो जिक्र नहीं हुआ, मतलब एजेंडा नहीं बन पाया वो, मतलब उत्तराखंड में वो पॉलिटिकल पार्टियों ने उस तरह एजेंडा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया ये मतलब उत्तराखंड के पत्रकार ही बता सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जिट पोल है, कांग्रेस आगे थी। मेरा भी यही मानना था कि कांग्रेस आगे होगी, पर जो आखिरी दिनों में बीजेपी ने पत्ता चलाया है वो पत्ता कितना कसर करेगा। मतलब देखो जी, यहाँ मुस्लिम आ रहे हैं वगैरह वगैरह। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला था, इन्होंने वो उसको भी काफी आखिरी दिनों में रिड़कने की कोशिश की। क्या वो कांग्रेस की जीत का या सीटों का मार्जिन तो नहीं कम करेगा? ये एक देखने वाला होगा, जो हमें 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुकाबलतन कांग्रेस मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं है। दीपक जी क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि एक और मुद्दा जो है वो शायद हम लोग मिस कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर है। आपको याद होगा कि अमित शाह ने वहां पर जो हरीश रावत के बारे में एक बहुत ही खराब किस्म का मुहावरा पढ़ा, उससे वहां के लोग काफी आहत हुए। मेरे भी कुछ मित्र हैं वहां पर, तो इसका भी फायदा थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं केवल यही कहूंगा कि अगर हंग असेंबली बनती है, जिसके चांसेस कम है, तो उसमें थोड़ा सा योगदान छत्तीसगढ़ का इसलिए हो सकता है कि बताया जाता है कि यहाँ कुछ रिसोर्स को खाली करके रखाया गया है कि उत्तराखंड और गोवा के अगर कांग्रेसियों को लाना पड़े तो उनको यहाँ पे लाया जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ अपने मित्र को, उत्तराखंड के मित्र को, कि अगर आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें थोड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का भी रहेगा। जी राजीव जी। जी, तो छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट अभी से तैयार है। देखिए अब ये तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ सबकी कहानियां शुरू होंगी और ये किस दिशा में जाएंगी समझेंगे हम। अमलेंदु उपाध्याय जी शायद नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके? और जो अभी आखिर में दीपक पासपोर्ट जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे गोवा के एमएलए हों, इलेक्टेड एमएलए कांग्रेस के, चाहे उत्तराखंड के हों, इनको अगर लाना हो तो छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट अभी से तैयार है।
म्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है राजीव जी, है कि रिसोर्ट में और एमएलए की खरीद और कई उद्योगपतियों के नाम आते रहते हैं जिन्होंने पैसे जो है रिजर्व रख लिए हैं एमएलए खरीदने के लिए। गोवा में पिछली बार हमने देखा, मणिपुर में हमने देखा किस तरीके से कर्नाटक की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से गिराई गई और बनाई गई। मुझे लगता है कि देश की जनता को इस पे अब रिएक्ट करना चाहिए। ये घड़ा भर गया और ये जब हम गोवा में जाएंगे तब गोवा के एग्जिट पोल भी ये बता देंगे और 10 तारीख को गोवा भी बताएगा कि ये जो दल बदल की राजनीति है, और दल बदल नहीं, ये खरीद फरोख्त की राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए। एक बात। दूसरी, मैं गणेश जी की बात से बड़ा सहमत हूँ कि उत्तराखंड में सभी राज्य प्यारे हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं हर छठे महीने लगभग वहाँ जाता हूँ, कैंप करता हूँ और कुदरत के करीब जाता हूँ और सब कुछ है वहाँ पे, झरने, ग्लेशियर, नदियाँ, पहाड़, जंगल, क्या नहीं है। स्विट्जरलैंड है पूरा वो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो प्रशांत जी, आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को, ये देखिए यहाँ पे जोड़ तोड़ की बात, यहाँ छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी, अभी जो कह रहे थे राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी, बीजेपी के इस प्लान बी से परेशान कांग्रेस। ये जो अभी हमारे साथी दीपक पाचपोर जी कह रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं उत्तराखंड। कैलाश विजयवर्गीय आप जान रहे हैं कौन है, ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के नहीं हैं। और इनको इंचार्ज बनाया गया था पश्चिम बंगाल का, बीजेपी ने बनाया था। क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब ऑपरेशन लोटस अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है उत्तराखंड में। क्या जोड़ तोड़ करवाएंगे कैलाश विजयवर्गीय? क्या सरकार कांग्रेस की उत्तराखंड में न बने, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये आप ब्रेकिंग देख रहे हैं उत्तराखंड के उम्मीदवारों को। अभी उम्मीदवार वो इलेक्टेड एमएलए नहीं हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हैं, और अभी से ही कांग्रेस ने कर दिया है कि या तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ हम भेजेंगे। तो ये जोड़ तोड़ जो हमारे साथी सीधे उत्तराखंड से, देहरादून से जुड़े हुए हैं, गणेश पाठक जी, वो जो कह रहे थे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वही कुछ होता हुआ जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये प्लान बी से परेशान कांग्रेस, यही आपके सामने हम रख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को जोड़ तोड़ के लिए पहुंचा दिया गया है बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड। सीधा संपर्क, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। बढ़े लेकिन आगे, प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी जो बात कह रहे थे, यहाँ वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशांत जी अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। तो उत्तराखंड में देखिए जो नतीजे आपके स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, कांग्रेस 40 से 46 यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ। देखिए नतीजों का अंदेशा या नतीजों का इशारा उस तभी हो गया था जब एक के बाद एक 2 मुख्यमंत्री हटाने पड़े कांग्रेस बीजेपी को। त्रिवेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद दूसरे रावत जी आए, वो गए, फिर तीसरे रावत। तो ये जो पुष्कर धामी अब मुख्यमंत्री बनाए गए, तो 3 मुख्यमंत्री बन गए पिछले 5 साल में। तो वो पहले से ही हार मान लेना जैसा, जैसे जो बात मैंने शुरू में कही थी कि बीजेपी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप क्राइसिस फिलहाल नहीं है। एक छत्र नेता उनके कांग्रेस में हरीश रावत अभी हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन पार्टी के नतीजे में मिल रहा है। दूसरी जो बात मैं कह रहा था कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत राज्य है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं उसमें। एक बहुत जो तकलीफदेह बात है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फिलॉसफी उत्तराखंड में जानी चाहिए थी, वो वहाँ नहीं गई। उत्तराखंड के कुल मतलब पीक जो बिजली का खपत है वो कोई 2-2.5 हज़ार मेगावाट है, लेकिन वहाँ 9,000 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट जो है सैंक्शन कर दिए गए। कई बार लोग वहाँ मजाक में कहते हैं कि सरकारें किसी की भी आए और जाए, पार्टियों की सरकार यहाँ बिजली कंपनी की होती है। तो ये सारी जो बातें उत्तराखंड के बारे में हैं वो बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि हमारा जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ही फ्रजाइल है। हिमालय वहाँ का 10 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, वो उन नदियों से ही हमारा खेती
खाना पीना, हमारी राइस बाउल तैयार होती है। तो उत्तराखंड को प्रिजर्व करने के लिए राजनीति के अलावा आप राजनीति करें, रिसोर्ट में ले जाएं लोगों को, सब वो भी निंदनीय है। लेकिन जो फौरी तुरंत जो नई सरकार आए तो मेरा उसमें ये होगा कि इकोलॉजी की, उत्तराखंड की इकोलॉजी पे ध्यान दें। जी की बात करें, एक बार फिर से आना चाहूंगा गणेश पाठक जी आपके पास। गणेश पाठक जी, अभी आपने ब्रेकिंग भी देखी, आपने हम तमाम लोगों की बातें भी सुनी। अब ये आंकड़े भी आप देख रहे हैं 40 से 46, लेकिन 22 से 28 बीजेपी, क्या यहीं से तोड़ फोड़ की गुंजाइश बनती है? जी जी, यहीं से तो जोड़ तोड़ की गुंजाइश बनती है। मैं आपको बता रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी लगभग जोड़ तोड़ की पूरी राजनीतिक कदमतार शुरू कर दी है। पहले दिल्ली में निशंक जी के साथ पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी बैठक होती है, नड्डा जी के साथ उनकी कई 2-3 घंटे बैठक चली है। उसके बाद विजय वर्गीय जी को देहरादून भेजा जाता है, कैलाश जोशी जी भी वहां पे आ गए हैं, तमाम नेता उनके आ गए हैं। और उन्हीं को देखकर जो कांग्रेस ने अपना बी प्लान बनाया है, जो इनका प्लान है, उस प्लान को लेकर उन्होंने पहले ही मतलब संकेत दिए थे कि हम राजस्थान या तो राजस्थान ले जाएंगे या छत्तीसगढ़ ले जाएंगे सारे प्रत्याशियों को, और उसी के बाद जिस दिन मतगणना होगी 10 तारीख को, उस दिन ये उनको लाएंगे यहाँ पे। असल में क्या है कि यहाँ पे जो कुमाऊं मतलब ने सर्वे में अभी मतलब इस तरीके से हम नहीं बात कर सकते हैं कि जो तराई का रीजन है वो तराई के रीजन में क्या स्थिति रही है, पहाड़ में रीजन क्या रही है, कहाँ कितना ज्यादा कांटे का मुकाबला हो रहा है। लेकिन जो हमारा अनुमान है, करीब करीब कुमाऊं में 4 सीटें और गढ़वाल में करीब 8 सीटें, 12 सीटों में बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला है। ये कहीं भी मतलब ऊंट कहीं भी कोई भी करवट बदल सकता है। उसमें जैसे एक सीट गंगोली हाट की है पिथौरागढ़ जिले की, और एक सीट धारचूला की है, और एक सीट आपका कपकोट की है बागेश्वर की। ऐसी एक सीट हमारी नैनीताल भीमताल की सीट है। ये कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पे मुकाबला बहुत कांटे का हुआ है। कुछ जगह बागियों की वजह से हुआ है, कुछ जगह बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला हुआ है। जैसे अभी हमारे सीनियर साथी अभी बता रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला आया था, उस मामले को लेके भी बहुत ज्यादा उसका असर हुआ है। और जो गैस सिलेंडर वाला मामला था वो भी हुआ। लेकिन जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब इन्होंने इनका घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा उछाला बाबा, इन्होंने बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की है, उससे जो गैस सिलेंडर का 500 वाला था वो एक बिल्कुल वो मुद्दा ज्यादा प्रभावी हमें नहीं दिखा। हो सकता है कि मतदान में हुआ हो, क्योंकि ये उस बात को लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि ये खाली एक चुनावी जुमला है, ये नहीं दे सकते हैं, 500 में नहीं दे सकते हैं, पैसा कहां से लाएंगे। और जबकि उसके बाद जब हम लोगों से मीडिया से जब इनकी बातचीत होती है टॉप लीडरों की, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम देंगे। कांग्रेस लगातार कहती रही कि हम देंगे, लेकिन उसका असर कितना हुआ। और जो हमारे सीनियर साथी अभी बता रहे थे कि लीडरशिप की, वास्तव में बीजेपी लीडरशिप की शून्यता की ओर बढ़ रही है। अब आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से 2 बार विधायक थे और राज्य मंत्री भी नहीं थे, और उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया है। मतलब इतना लीडरशिप में इतनी शून्यता उत्तराखंड के 20-22 साल के इतिहास में पहली बार दिखी है। पहले आप देखते हैं कि 2000 में जब राज्य का गठन होता है, नित्यानंद स्वामी जी को लाया जाता है। वो बहुत एक सीनियर पर्सनालिटी थे, हालांकि वो भी कहीं मंत्री नहीं बने थे, लेकिन एक बहुत सीनियर विधायक थे। वो विधानसभा परिषद के सदस्य थे और आंदोलनकारी थे। उनकी समझ अच्छी थी राजनीति को लेके, और एक सर्वमान्य नेता थे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी को लाया गया, और 2002 में अब आपने देखा होगा कि 2002 का जो चुनाव होता है, तो कांग्रेस एनडी तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, और उन्होंने ही राज्य की एक आधारभूत संरचना रखी और समग्र विकास का उन्होंने एक नारा दिया। हालांकि उस नारे को धरातल पर नहीं उतार पाए, वो कई उसके कारण रहे। उसके बाद फिर खंडूरी जी 2007 में खंडूरी जी आ गए थे, फिर निशंक जी को लाया गया, और फिर जब कांग्रेस लौटती है 2012 में, तो विजय बहुगुणा जी को लाती है, और केदारनाथ हादसे के बाद हरीश रावत जी आते हैं। यानी कि मतलब बहुत एक सीनियर लीडरों के पास उत्तराखंड की कमान रही। 2017 के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, 4 साल उन्होंने सरकार चलाई, और फिर वो तीरथ सिंह रावत जी को ले आए, और 6 महीने पहले उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी को कमान सौंप दी भाजपा ने। तो मतलब जो लीडरशिप की शून्यता है बीजेपी में, वो बहुत ज्यादा है। और हरीश रावत जी ने जो उत्तराखंडित का सवाल उठाया है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, शायद कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो उत्तराखंड की अस्मिता का उन्होंने सवाल उठाया है,
वो सवाल ही हमारी उत्तराखंड की स्थापना से जुड़ा हुआ है। जो हमारा सपना था, जो लोगों ने संघर्ष किया, जो तमाम बलिदान लोगों ने दिया, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, एक ऐतिहासिक मूवमेंट को उत्तराखंड को कह सकते हैं। इतिहासकार भी इस बात को बताते हैं और हम गवाह हैं। उस आंदोलन को हमने कवरेज किया है, क्या क्या मतलब दिक्कतें रही, कैसा कैसा रहा। वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो जो आज उत्तराखंड की अस्मिता है, वो अस्मिता तो कम से कम बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, वो हम इस बात को कह सकते हैं। और कांग्रेस में हरीश रावत को छोड़कर कोई भी जो है उत्तराखंडियत की बात नहीं कर रहा है। अब देखना है कि मतलब हरीश रावत जी को ये कमान सौंपते हैं, नहीं सौंपते हैं मेजोरिटी आने पर। और ये जो दल मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, उसमें क्या सीन आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी जो है कई धाराएं काम कर रही हैं। एक धारा प्रीतम सिंह की है, रणजीत सिंह रावत की है, एक धारा हरीश रावत की है। कुछ कई कई किस्म की यहाँ भी मतलब राजनीति खिचड़ी पक रही है। हम सुन रहे मतलब उन्होंने बीजेपी ने अपना प्लान बना लिया है कि कौन कौन खरीदे जा सकते हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनके संपर्क सूत्रों को उन्होंने अपने पास संपर्क सूत्र बना लिए हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा और अगर ऐसी अगर स्थिति आती है, प्रीतम को गवर्नमेंट की अगर स्थिति आती है, तो वो खरीद फरोख्त कर लेंगे। जी राजीव जी। गणेश पाठक जी, उत्तराखंड को लेकर के आपने बहुत ही विस्तार से बहुत सारी बातें रखी हैं और उत्तराखंड में आगे क्या कुछ होगा, ये एग्जिट पोल हम आपके सामने उत्तराखंड का रख रहे थे और आगे जो भी रहेगा, जो कुछ होगा, उस पर हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। गणेश पाठक जी हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़े हुए थे और उत्तराखंड की राजनीति पर एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ हो रहा है, इस पर अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं और अपनी टिप्पणी दे रहे थे हमारे साथ सीधे।